नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल होप एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। साथियों, कल के लेक्चर में हमने विज्ञान विषय की बेसिक जानकारी प्राप्त की थी और विज्ञान के विषय में जाने थे कि विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं। उसमें से आज हम क्या करेंगे, जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी शाखा होती है, बायोलॉजी शाखा का जो चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और क्या करेंगे, आज से हम कक्षा 10 की जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए क्या है, बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। देखा जाए बायोलॉजी जो है, तो बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लिया जाए, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे। जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई भी जीव जंतु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या किसी पेड़ पौधे के बारे में जानकारी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं या किसी मनुष्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का मेन मतलब ही होता है कि जिसमें जान है, यानी जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, उन सब के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी होता है। तो देखा जाए मनुष्य में भी जान होता है, मनुष्य के बारे में पढ़ाई कर रहेंगे तो क्या होगा, बायोलॉजी में आ जाएगा। अगर जीव जंतु है, जीव जंतु में भी जान होती है, तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, समझ जाएंगे कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी समझ जाएंगे कि हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो कक्षा 10 के जो बायोलॉजी पोर्शन में जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम, वो है जैव प्रक्रम। तो आज हम क्या करेंगे, इस जैव प्रक्रम चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, फिर जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। देखिए चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये जानेंगे कि सजीव निर्जीव क्या होता है, यानी सजीव और निर्जीव क्या होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सजीव निर्जीव के बारे में जानेंगे कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तो आप अगर किसी बच्चे से पूछेंगे या किसी से पूछे कि सजीव क्या होता है, तो वो यही जवाब देगा कि जिसमें जान होती है वो सजीव कहलाता है। अगर निर्जीव के बारे में पूछेंगे ये बताएगा कि जिसमें जान नहीं होती है उसे निर्जीव कहते हैं। लेकिन देखा जाए ये जो है परिभाषा थी छोटे लेवल, छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि नर्सरी या एलकेजी या फर्स्ट के बच्चों से पूछेंगे तो ये बताएंगे सजीव निर्जीव के बारे में। अगर वही चीज़ हम बता रहे हैं तो फर्स्ट एलकेजी और हम लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो क्या किया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास 10th में आगे इसलिए क्या करेंगे, क्लास 10th लेवल के बारे में जानेंगे कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। अगर वही चीज़ बताते चले आएंगे तो हम लोग कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले जानेंगे कि सजीव क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि निर्जीव क्या होता है। तो देखिए विशेष रूप से इनमें अंतर स्पष्ट करना, तो क्या करेंगे, कोई एक टॉपिक लेंगे, उसी के सहारे क्या करेंगे, इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे। तो देखेंगे सजीव क्या है, सजीव क्या है। तो सजीव का मतलब है कि जिसमें कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, कुछ विशेष क्रियाएं होती है। यानी क्या है, सजीव में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इसलिए उसे सजीव कहते हैं। और निर्जीव में क्या है, वो विशेष क्रियाएं नहीं होती है, इसको क्या कहते हैं, निर्जीव। यानी इसमें विशेष प्रकार की क्रियाएं नहीं होती। सजीव निर्जीव का अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, मेन चीज ये है कि कुछ में क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं और कुछ में विशेष प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं, उसको कहते हैं निर्जीव। जिसमें वो विशेष प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है उसको कहते हैं सजीव। अब देखिए वो विशेष प्रकार की क्रियाएं कौन सी है, तो पहली है पाचन। क्या है, तो पहली क्रिया है पाचन। ये पहले हमने पोषण, क्या है, पोषण। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी कोशिका कार्य कर रहे हैं, तभी हम कोई कार्य कर पा रहे हैं।
कोशिका कार्य कर रही है तो कोशिका को चाहिए भोजन। भोजन उसको कैसे मिलेगा? सब पोषण ग्रहण करेगा तभी उसको भोजन मिलेगा। जब वो भोजन कोशिका को जब पोषण मिलेगा तो क्या करेगा? उस पोषण का पहले पाचन करेगा। क्या करेगा? पाचन करेगा। पाचन करने के बाद उसको क्या करेगा? पचा लेगा। पचा लेगा उसके बाद क्या होगा? इसको श्वसन करेगा। यानी पहले पोषण ग्रहण करेगा, पोषण ग्रहण करने के बाद क्या करेगा? उसको पचाएगा। जब उसको पचा लेगा तभी तब उसको पचा लेने के पश्चात भी जो ऊर्जा कोशिका को नहीं मिलेगी। कोशिका को नहीं मिलेगी क्योंकि जब भोजन का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है और जो कोशिका होती है ग्लूकोज को ग्रहण नहीं करती। ग्लूकोज को ग्रहण नहीं करेगी। जब पाचन हो गया बनेगा C6H12O6। यानी जब पोषण ग्रहण करेंगे हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? पाचन करेंगे। पाचन करने के पश्चात क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और कोशिका जो है तो कोशिका ग्लूकोज ग्रहण नहीं करती। उसको क्या चाहिए? कोशिका को चाहिए एटीपी। एटीपी के रूप में ऊर्जा चाहिए किसको? सेल को। ये जो एटीपी है तो हमें कब मिलेगी? जब हम इस ग्लूकोज का दहन करेंगे। जब इस ग्लूकोज का हम दहन करेंगे तब जाकर के हमको एटीपी मिलेगी। तो इसको दहन करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? हमको दहन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन हमको मिलेगी श्वसन के द्वारा। जब हम श्वसन करेंगे तब जाकर के हमको ऑक्सीजन मिलेगी। जब हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या करेगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा। जब क्रिया करेगा तब जाकर के हमको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तब जाकर के ऊर्जा मिलेगी। तब मान लो कि पोषण ग्रहण किए उसके बाद उसका पाचन हुआ, पाचन के पश्चात श्वसन किए तब जाकर के कोशिका को ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा तो मिल गई लेकिन जब पाचन हुआ पाचन के समय कुछ अवशिष्ट पदार्थ शरीर में बना तो उस अवशिष्ट पदार्थ को अगर शरीर में रखा रहेगा, शरीर में बाहर रहेगा तो हमारे लिए वो हानिकारक होगा। तो क्या होगा? हम लोगों को उस अवशिष्ट पदार्थ को भी निकालना पड़ता है। तो क्या करेंगे? पोषण कर लिया, पाचन कर लिया, श्वसन कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसका उत्सर्जन करेंगे। उसका उत्सर्जन करेंगे। जब उत्सर्जन कर देगा तो हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ नष्ट हो जाएंगे। अवशिष्ट पदार्थ नष्ट हो जाएंगे। जब अवशिष्ट पदार्थ यानी शरीर के बाहर निकल जाएंगे तो क्या करेगा? शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी तो अपनी वृद्धि और विकास करेगी। शरीर क्या करेगी? वृद्धि और विकास करेगी। वृद्धि और विकास करेगी। और जब ये ऊर्जा बन गई, जब ऊर्जा बन गई है तो ऊर्जा को ले जाने के लिए भी कोई साधन चाहिए। ऊर्जा बन गई है तो उस ऊर्जा को ले जाने के लिए भी कोई साधन चाहिए। तो ले जाने का कार्य करता है रक्त। क्या करता है? रक्त। तो रक्त करता है तो रक्त ऊर्जा को ले जाने का कार्य करता है रक्त। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी परिवहन की जरूरत होगी। परिवहन की जरूरत पड़ेगी। जब पोषण ग्रहण कर लेगा, उसका पाचन कर लेगा, श्वसन कर लेगा, उसके बाद ऊर्जा मिल जाएगी। ऊर्जा को क्या होगा? रक्त के द्वारा यानी परिवहन से माध्यम से क्या करेगा? कोशिका ऊर्जा प्राप्त कर लेगी। उसके बाद क्या करेगी? अपने शरीर की वृद्धि विकास करेगी। जब अपने शरीर की वृद्धि विकास कर लेगी उसके पश्चात क्या करेगी? जनन करेगी। जनन करेगी। जनन करके क्या करेगी? अपने जैसे दूसरी संख्या उत्पन्न करेगी, अपने समाज संख्या अपने समाज संतति उत्पन्न करेगी। तो ये होता है कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं जो सजीव में होती हैं लेकिन निर्जीव में नहीं होती। जिनमें ये विशेष प्रकार की क्रियाएं देखी जाती हैं उसे सजीव कहते हैं, और जिनमें ये विशेष प्रकार की क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं उसको निर्जीव कहते हैं। ये चीज है। जैसा कि हम सब लोग जो प्रक्रम के जान लेंगे कि सजीव निर्जीव क्या होता है। उसके बाद क्या करेंगे? जीव प्रक्रम के मेन टॉपिक को देखते हैं। जीव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? देखो, जीव प्रक्रम मतलब क्या है कि मान लो कि हमारा कोई एक अंग है, उस अंग में हमें खरोच आ गया। मान लो हमारा हाथ है, हाथ में खरोच आ गया तो धीरे धीरे क्या होता है? घाव बन जाता है। उसके पश्चात क्या होता है? धीरे धीरे हमारा घाव
पूरी तरह से भर जाता है और हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है कि ये जो घाव भरा है कैसे भरा है। तो आप देखेंगे वो हमारा घाव कैसे भरता है। देखो वही चीज है इसमें लिखा हुआ है कि जीवन में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण मतलब क्या था, मरम्मत का कार्य करते थे जो प्रोग्राम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। जैसे मान लो हमारा हाथ पे जो घाव लगा था, जो घाव हो गया था, धीरे धीरे कैसे पहले क्या किया हम लोग पोषण ग्रहण करते गए, क्या किए पोषण ग्रहण करते चले गए। भोजन के माध्यम से क्या हुआ, पोषण मिला। तो पोषण मिला उसके पश्चात क्या हुआ कि हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ कि हम पोषण ग्रहण किया। उसके बाद जब हम लोग पोषण ले लिया उसके पश्चात क्या हुआ कि उस पोषण का पाचन हुआ। जब उस पोषण का पाचन हो गया उससे हम लोग को ग्लूकोज मिला। देखो हम लोग पोषण कर लिए और पोषण के पश्चात क्या हुआ, इसका हो गया पाचन। पोषण के पश्चात क्या हो गया, इसका हो गया पाचन। पाचन हुआ हमको मिल गया ग्लूकोज C6H12O6। हमको ग्लूकोज मिल गया तो ग्लूकोज तो हमारी कोशिका डायरेक्ट लेती नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, ग्लूकोज को भी तोड़ना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या किया गया, श्वसन किया। श्वसन मतलब सांस लिया गया, ऑक्सीजन आई हमारे शरीर के अंदर। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आई तब ग्लूकोज ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ इसका दहन किया। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल गई, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, क्रिया किया उसके क्या मिल गई, एटीपी मतलब ऊर्जा मिल गई। तब इस ऊर्जा को क्या किया, कोशिका ने सेल ने इस एटीपी का क्या किया, उपयोग करने के पश्चात क्या किया, जो उसकी जो कोशिका क्षति आई क्या किया, धीरे धीरे मरम्मत करता है। ये जब ऊर्जा इसको सेल को जब एटीपी ने ऊर्जा मिल गई तो क्या किया, उस कोशिका जहाँ पे घाव लगा था वहाँ की कोशिका क्या की, धीरे धीरे मरम्मत करते चले। जब धीरे धीरे मरम्मत करते चलेगी तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो कोशिका पूरी तरह से सही हो जाती है, तो वही है जैव प्रक्रम कि हमारी कोशिका जब रोज लगा था उस कोशिका क्या हुआ, धीरे धीरे सही हो गई, लेकिन हमको वो चीज़ पता नहीं चला कैसे सही हुआ कैसे नहीं सही हुआ। तो ये सब क्या हुआ हमारे शरीर के अंतर्गत लगातार होती रहती है, लेकिन उन सब चीज़ों का हमें पता नहीं चल पाता है कि हमने भोजन किया तो हमारा भोजन कहाँ पहुँचा, इस समय छोटी आंत में, बड़ी आंत में, क्या आमाशय में है, कहाँ पे, ये चीज़ हमें पता नहीं चल पाता है। वो क्या, लेकिन क्या होता है, वो क्रिया हमेशा लगातार चलती रहती है। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि हमारे शरीर का कोई भी अंग है तो क्षति हो गई है, उसका अनुरक्षण हो जाए, उसका मरम्मत हो जाए, मरम्मत होकर के फिर वो सही हो जाए, ये प्रक्रिया क्या होगी, यही प्रक्रिया है जो यानी पहले क्या किया, पोषण ग्रहण किया, पोषण के पश्चात किया पाचन किया, श्वसन किया। श्वसन करने के पश्चात क्या हुआ, जो पोषण के पश्चात जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचा हुआ था तो क्या किया, शरीर के बाहर कर दिया। यही प्रक्रिया होती है जो प्रक्रम। और हम लोग को क्या है इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही चीजें पढ़ना है इस चैप्टर जैसे जो प्रक्रम को समझ गए कि मरम्मत करना है, मरम्मत करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, पोषण। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जानेंगे कि पाचन क्या है, पाचन कितने प्रकार के होते हैं, पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। उसके बाद श्वसन जानेंगे कि श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। उसके बाद जानते हैं कि ऊर्जा बन गई तो एक स्थान से ले जाने के लिए किसी की जरूरत होती है, वो ले जाने का कार्य कौन करता है वो जानेंगे। उसके पश्चात ये जानेंगे कि हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ बना है वो शरीर के बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा। तो यही सब चीजें मिला करके हम चैप्टर जो है जो प्रक्रम बनाया है और हम इस चैप्टर में यही सब चीज पढ़ेंगे। तो पहला चीज है इसमें हेडिंग पोषण। तो क्या करेंगे, पहले पोषण के बारे में पता करेंगे, पोषण मतलब क्या होता है। तो क्या करेंगे, पहले पोषण जानेंगे, पहले हम जानेंगे पोषण। पहला पोषण, तो पहले पोषण से शुरू करेंगे। देखो पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण को कैसे मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं।
भोजन करते हैं। भोजन करते हैं तो भोजन के पश्चात क्या होता है, भोजन से ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा को क्या करती है, कोशिका उपयोग करती है, यानी कोशिका इस ऊर्जा को ग्रहण करती है। उसके पश्चात क्या करती है, अपना कार्य करती है कोशिका। तो देखिए भोजन किए हैं उससे ऊर्जा कब मिलेगी, तो भोजन किए ऐसा नहीं कि भोजन करते जाए तो लगातार उसको कोशिका को ऊर्जा मिलती जाएगी, ऐसा नहीं है। भोजन है पोषक तत्व लेना होगा, क्या लेना होगा, पोषक। अगर हमारे भोजन में पोषक तत्वों की संख्या अच्छी रहेगी तो हमारी कोशिका को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन हम देखा है कि हमारे भोजन में अगर पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो इसको क्या है, पर्याप्त मात्रा में कोशिका को ऊर्जा। जब शरीर को आपने देखा होगा, जब कोशिका को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो शरीर पूर्ण रूप से वृद्धि विकास नहीं कर पाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं सब दुबले पतले रहते हैं। तो उसका मेन कारण यही है कि उसको भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं। जब पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल रही। जब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल रही तो कोशिका अपना पूर्ण रूप से वृद्धि विकास नहीं कर पा रही, इसलिए क्या होता है, दुबले पतले रहते हैं। तो पोषक तत्व क्या देते हैं कि भोजन में हमें पोषक तत्व सम्मिलित होना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि पोषक तत्व क्या होता है, कि पोषक तत्व क्या होता है, तो जानेंगे कि पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व का मतलब जानिए कार्बोहाइड्रेट, यानी हम भोजन कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके साथ विटामिन भी होनी चाहिए, इसमें प्रोटीन होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, और इसमें वसा होना चाहिए। हम भोजन ग्रहण करें तो पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। तो पोषक तत्व का मतलब कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा, ये सब चीज पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जब यही सब चीजें हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में रहेंगी तभी वो भोजन अच्छा माना जाएगा। अगर ये चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं तो भोजन अच्छा नहीं बनेगा। तो देखो जिस भोजन में ये सभी चीजें मिल रही है उसको कहते हैं संतुलित भोजन। क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा इत्यादि चीजें पर्याप्त मात्रा में होती हैं तो ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। और जिसमें ये मात्राएं या जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और वसा पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते हैं तो उसको कहते हैं असंतुलित भोजन। कहते हैं असंतुलित। आप लोगों ने पोषण के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। उसके पश्चात देखते हैं कि हम लोगों के पेपर में अगर आ जाएगा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखने से काम चलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोगों को परिभाषा लिखना होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा आपके रेडी से लेके आए हैं। देखिए तो परिभाषा क्या होगी इसकी, तो परिभाषा लेकिन पहले लिखते हैं पोषण, ये परिभाषा है। तो पोषण की परिभाषा देखिए क्या है, वह समस्त कार्यक्रम जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वह क्रिया जब हम क्या करते हैं बाह्य वातावरण से, बाहर से भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थ का मतलब क्या होगा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि चीजों को हम बाहर से ग्रहण करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि शरीर के अंदर बना रहता है, ये शरीर की चीज बाहर बनी रहती है, उनको क्या करते हैं हम लोग शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो वही लिखा है कि वह समस्त प्रक्रम जिसके द्वारा जीवधारी वायु वातावरण से भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, वायु वातावरण से मतलब कि हमारे आसपास से भोज्य पदार्थ तैयार किए, जिससे भोजन बनाए, उसको शरीर के अंदर ग्रहण किया। शरीर के अंदर ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है, उन भोज्य पदार्थों से ऊर्जा विमुक्त करके यहाँ एक शब्द आ गया विमुक्त, यहाँ एक शब्द आ गया विमुक्त। तो विमुक्त शब्द देकर देखो मन में चाहत आई तो विमुक्त मतलब क्या होता है। तो विमुक्त का मतलब होता है, शब्दित किया जाए तो क्या होगा,
धन मुक्त, विधन मुक्त। इसका मतलब यह है कि भोजन जो हम ग्रहण किए हैं उसका पाचन करेंगे, पाचन करने के पश्चात क्या करेंगे, ऊर्जा को अलग कर लेंगे, ऊर्जा को अलग कर लेंगे। यानी क्या है, विमुक्त क्या अलग कर लेंगे। हम लोग भोजन ग्रहण किया उसका पाचन करेंगे, पाचन करने के पश्चात ऊर्जा को अलग कर लेना और अवशिष्ट पदार्थ जो बना उसको अलग कर देना, क्या कहलाता है विमुक्त। तो क्या करेंगे, जब भोजन को ग्रहण किया तो क्या करेंगे, ऊर्जा विमुक्त करके, जब ऊर्जा विमुक्त करेंगे, ऊर्जा अलग कर लेंगे, क्या करेंगे, उस ऊर्जा से शरीर की वृद्धि और विकास करेंगे, तो शरीर की वृद्धि और विकास करेंगे। जब शरीर की वृद्धि विकास हो जाएगी यही कहते हैं पोषण। एक बात है कि वह समस्त प्रकार जिसके द्वारा जीवधारी बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तथा उन भोज्य पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करके शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं, इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो साथियों यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं और अगले लेक्चर में हम लोग पोषण के प्रकार पढ़ेंगे, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।